नमस्कार। इस समय हम हरियाणा के लाडवा में हैं और यहाँ हम प्रोफेसर कुशल पाल जी के साथ हैं। प्रोफेसर कुशल पाल जी राजनीति के विद्वान हैं, राजनीति शास्त्र पढ़ाते हैं और हरियाणा के कई शहरों में अध्यापन कार्य किया है, लंबा अनुभव है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, थैंक यू सो मच। कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस बहुत है, दूसरा हमने देखा कि एक तरफ खेल में तो हरियाणा की बेटियां बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर हम जब देखते हैं तो लिंगानुपात बहुत डिस्टर्ब है हरियाणा का। अमीरी और गरीबी की खाई जबरदस्त बढ़ती जा रही है। एक तरफ गुरुग्राम जैसा सिटी है, एक तरफ मेवात का बड़ा इलाका है जिसमें राजस्थान के टच वाला इलाका है। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो इस दौड़ में पिछड़ गए हैं और एक बड़ी आबादी इस दौड़ में पीछे रह गई है। तो इन सब इश्यूज को किस तरह से आप देख रहे हैं सर? देखिए, एक तो मुझे लगता है कि पूरी जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है रविंदर जी, उसके ऊपर ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है, प्राइवेटाइजेशन का इम्पैक्ट है, लिबरलाइजेशन का इम्पैक्ट है। उसकी वजह से अमीर और गरीब की खाई बढ़ती है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा वैसे वैसे वो गरीबी को जन्म देता है और उसमें स्टेट या सरकारों की जो भूमिका है वो सीमित होती चली जाती है। अगर इनको पाटने के लिए, इनको कम करने के लिए सरकारों की भूमिका का प्रोएक्टिव होना, उसका ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो ग्लोबलाइजेशन या लिबरलाइजेशन की जो प्रक्रियाएं हैं, उनका लॉजिक ये है कि वो सरकार की भूमिका को कम करती हैं। उसकी भूमिका को कम होने से तो ना केवल ये खाई बढ़ती है, उससे क्या है, बेरोज़गारी की दर बढ़ती है और बेरोज़गारी की दर बढ़ने से, गरीबी बढ़ने से दूसरे क्राइसिस ऑटोमेटिकली उनका फॉल आउट है। ये उनका बाय प्रोडक्ट है। जैसे गरीबी बढ़ेगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी तो डेफिनेटली फिर वायलेंस भी बढ़ेगी, क्योंकि व्यक्ति वो कोई इनको फिर गलत काम करेगा। तो ये उनका बाय प्रोडक्ट है और उसके बाय प्रोडक्ट को चेक करने के लिए सरकारों का प्रोएक्टिव होना, सरकारों के प्रोएक्टिव होने का मतलब है पॉलिसी लेवल पे कि पॉलिसीज़ प्रोग्रेसिव हों, पॉलिसीज़ इस तरीके की हों जो इन चीज़ों को रोकें, जो इन चीज़ों को कम करें, जो इन चीज़ों को कंटेन करें। ये चीज़ आपको लगता है कि इस समय जो राजनीतिक दल चुनाव मैदान में हैं वो इन सारे इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं? देखो, एक बात तो है कि एक तो पावर है, दूसरा पोटेंशियल पावर है। इस वक्त जो राजनीतिक दल सत्ता में है और जो राजनीतिक दल सत्ता में आने के लिए प्रयास कर रहा है, ये सब अपने अपने तरीके से क्लेम करते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो इन समस्याओं का समाधान करेंगे। तो और दूसरी बात, जब तक आप कोई भी पॉलिसी ऐसी लेके नहीं आओगे जिससे मतलब गंभीर परिवर्तन हो, जिससे गंभीर स्ट्रक्चरल चेंजेस आए, तब तक इन समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। हालांकि राजनीतिक दल ऐसा क्लेम करते हैं। जैसे अभी दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज़ ने महिलाओं के लिए 2000 रुपये या 21 रुपये का वायदा किया है, दूसरी तरफ मतलब वो फ्री मेडिकल स्कीम देने का वायदा किया है। तो अगर मतलब चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी 2 लाख रोज़गार देने का पक्का रोज़गार की बात कर रहे हैं, मकान की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से अब वो दोनों ही अपने अपने तरीके से क्लेम कर रहे हैं, लेकिन उस क्लेम का फ़ायदा तब है जब वो सत्ता में आने के बाद या सरकार फॉर्म करने के बाद उनको असली या अमली जामा उनको पहनाएं आप उन स्कीम्स को अपनी नीतियों के माध्यम से। सामाजिक तौर पे 2 संकट बड़े मुझे दिखाई देते हैं पूरे हरियाणा में। एक तो ये कि रोजगार की तलाश में पलायन भी कर रहे हैं युवा, विदेश भी जा रहे हैं, गलत तरीकों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, फंस भी जा रहे हैं उसमें, और ज़मीनें बेच रहे हैं खूब सारी। तो एक तरह से सेंट्रलाइजेशन पूरा चल रहा है ज़मीनों का। कुछ बड़े किसान यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, वो लगातार ज़मीन खरीदते जा रहे हैं। कुछ इकोनॉमी का आप जैसे हम डिस्कस कर ही रहे हैं कि आर्थिक तौर पे पैसे का केंद्रीकरण हो रहा है। एक दूसरा बड़ा इशू ये भी है कि जो लैंगिक असमानता है वो लंबे समय से एक बड़ा परेशानी का सबब रही है हरियाणा के समाज के लिए। और हमने देखा बीच में शादियां नौजवान कुछ बिहार से भी करके लाते हैं और उसमें भी एक अलग तरह का वो सामाजिक विद्रूपता है, वो आप सब देखते ही हैं। तो ये जो चैलेंजेज हैं, जो सोशल लेवल के चैलेंजेज हैं, इनको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए रविंदर जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो हरियाणा की सोसाइटी है वो बेसिकली एक पैट्रियार्किकल सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक जिसको कहते हैं। ये एक्चुअल में पैट्रियार्किकल सोसाइटी में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बीच में, आपका 1 मिनट बीच में लेते हुए। निश्चित। एक बार मुझे बच्चों ने कहा, जी हमें जो कोलकाता में जो
लेडी डॉक्टर का जो मर्डर हुआ है, हम उसको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और गर्ल्स की काउंसलिंग करना चाहते हैं। मैंने उनको नहीं बेटा, बॉयज़ की काउंसलिंग की ज़रूरत है, गर्ल्स की काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है, बॉयज़ की काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो हमें क्या है, हमें माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है। माइंडसेट किसके माध्यम से बदलेगा? माइंडसेट आपकी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, आपके मीडिया हाउसेस, आपकी प्रेस, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपके जो सोशल मूवमेंट्स हैं, आपकी जो सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स है, इनके माध्यम से बदलेगा। तो जब तक आप माइंडसेट को चेंज करने के लिए इस तरीके के इफ़ेक्टिव काम नहीं करेंगे, तब तक ये क्राइसिस ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, इकोनॉमी में आपको बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ लेके आने की ज़रूरत है, तब आप गरीबी को कंटेन कर सकते हो, कम कर सकते हो। मैं कहा कि रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो हमारे देश को तो फायदा हुआ, हमारे लड़के वहाँ युद्ध लड़ने के लिए चले गए जी। तो आम आदमी, कॉमन मैन की जो अप्रोच है जी गांव देहात में, वो इस तरह की है, इस तरह की वो चीज़ों को नहीं समझ पाता ना, उसको इस तरीके की जो फैक्टर्स और फोर्सेस जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, वो उन चीज़ों को उस तरीके से एनालाइज करने की कैपेसिटी नहीं रखता ना। तो ये किसकी जिम्मेदारी है कि सोसाइटी को एक स्टेप आगे लेके जाए? क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी नहीं? ये तो जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम बहुत सी चीज़ों को करेक्ट कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम के पास पावर रहती है। वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगा सकता है, वो प्रोग्रेसिव पॉलिसीज बना सकता है। तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी तो जो पॉलिटिकल सिस्टम है और जो पॉलिटिकल सिस्टम को उस वक्त रन करते हैं, ये उनका काम है। उनका विजन, उनकी दूरदृष्टि, उनकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वही देश के काम आती है, वही दुनिया के काम आती है। उन्हीं की सोच ही आगे आने वाले भविष्य को निर्धारित करती है। तो डेफिनेटली जिसके पास पावर है, मान लीजिए पॉलिटिकल सिस्टम का पावर है, तो वो आपको पेंशन भी दे सकते हैं, वो आपको रोज़गार भी जनरेट कर सकते हैं, वो बढ़िया पॉलिसी बना सकते हैं, वो खेती का भी विकास कर सकते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। तो जिसके पास पावर है डेफिनेटली वही काम करेंगे, तो ये उनको ही काम करना चाहिए। लेकिन साइमल्टेनियसली आप एक बात देखो, जैसे आज़ादी के बाद बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स चले, इवन के फिल्मों में भी सोशल रिफॉर्म्स की बात की जाती थी। तो जो मीडिया है या सिनेमा जगत है या एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं या सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स हैं, साइमल्टेनियसली ये भी काम करते रहे, लेकिन मेजर जिम्मेदारी वो तो सरकारों की बनती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम देखते हैं कि इसी तरह के घटनाक्रम चल रहे हैं पूरी दुनिया में। कई, जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इजराइल फ़लस्तीन में ठीक नहीं है स्थितियाँ, अमेरिका के आर्थिक हालात ठीक नहीं है। तो क्या इंटरनेशनल जो सिचुएशंस हैं उनका भी हमारे यहाँ कोई इम्पैक्ट आता है? रविंद्र जी, आज के दिन पूरी की पूरी दुनिया की इकोनॉमी इंटीग्रेटेड है। उसके ऊपर आज पूरी दुनिया का प्रभाव है, भारत के ऊपर भी और भारत का दूसरे देशों के ऊपर भी। दुनिया की कोई भी इकोनॉमी किसी दूसरी इकोनॉमी से हट के काम नहीं कर सकती, ना वो आगे बढ़ सकती है। एक बात। दूसरी बात, आज के युग इंटरनेट टेक्नोलॉजी का एज है। अमेरिका में घटना घटी, उसका हमें सेकंड्स में पता लगता है। वो ज़माना चला गया कि कई दिन बाद पता लगता था। पता लगता है, उसका साथ में इम्पैक्ट आता है। तो मैं आपको ये बात इसलिए बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया है, जो प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया है, जो लिबरलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, जिसको भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की प्रक्रियाएं कहते हैं, ये तो पूरी की पूरी दुनिया पे उनका प्रभाव है, जिसमें इंटरनेशनल लेवल पे जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं बड़े बड़े, वो पूरी की पूरी इकोनॉमीज को कंट्रोल करते हैं और वो वही पॉलिसीज़ को आगे बनवाते हैं जिससे उनका कैपिटल बेनिफिट हो, जिससे उनका बड़े मुनाफे वो लोग कमाएं। तो और वो फिर इस तरीके की जो बाकी जो घटनाएं हैं, जैसे आप बता रहे हैं, जो क्राइसिस हैं विद इन कंट्रीज, विद इन स्टेट्स, फिर वो उनका वो नेचुरल फॉल आउट है उस तरीके का क्राइसिस। तो ये बिल्कुल सत्य है जो आप कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन घटनाओं का प्रभाव पड़ता है और इकोनॉमी सारी इंटीग्रेटेड है। वो आज कोई भी इकोनॉमी इंडिपेंडेंट ऑफ काम नहीं कर सकती है। हमारी सोसाइटी के वैल्यूज़ के मामले में हमारा वैल्यू सिस्टम लगातार वीक हो रहा है, हम प्रगतिशील सोच से बच रहे हैं। तो इनको बहस के केंद्र में लाया जाना जरूरी है और आपके जैसे विद्वान जब खुलकर के एक्सप्रेस करते हैं इन सारे विषयों पर अपने व्यूज़, तो सोसाइटी में एक अवेयरनेस निश्चित तौर पर आती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। हमारे चैनल को देखते रहिएगा
और भविष्य में इस तरह के डिस्कशंस हम आपके लिए और लेकर आएंगे, हरियाणा की ज़मीन से, हरियाणा की ग्राउंड रिपोर्ट से। थैंक यू सर।